गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं ओपी सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य करियर फाउंडेशन कोर्स 92 के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 6 में मैं आज आपके लिए उपस्थित हूं। यूपी टीजीटी मैथ्स से संबंधित जो हमारे संस्थान में प्रिपरेशन चल रही है, सेट थ्योरी के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस जो भी हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाई हैं, हमें आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको उसकी स्टडी करके बेहतर लगा होगा। डियर फ्रेंड्स, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिना देरी किए हुए चलता हूं मैं आज के कलेक्शन में आने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के किसी ना किसी सेट में निश्चित रूप से पूछे गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन लेक्चर 6 के अंतर्गत लेते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्क्रिप्टिव करके बताने का प्रयास करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लेक्चर नंबर 6 का पहला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, देख लीजिए यहाँ, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन क्या, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकेंड सेट। द वैल्यू ऑफ m एंड n, जो वैल्यू ऑफ m एंड n की हमें फाइंड आउट करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको लिए दिया क्या गया है कि कह रहा है कि दो फाइनाइट ऐसे सेट्स हैं जिनमें m और n एलिमेंट्स हैं, और कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, मीन्स कह रहा है कि जो फर्स्ट सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ना, वो क्या है कि सेकेंड सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से कितनी अधिक है, 56। तो आप पहले से थियरी में जानते हैं कि हम जो है किसी भी सेट के अंतर्गत उसमें आए हुए जो एलिमेंट्स होते हैं, उनसे बनने वाले जो उसके सबसेट्स होते हैं, उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, टू द पावर n की सहायता से। तो हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट ऑलरेडी, क्या, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट इज इक्वल टू द पावर n होती है ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सेट करने जा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, इफ फर्स्ट सेट हैव m एलिमेंट्स, देन हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ जो सबसेट्स होती है टू द पावर m हो जाएगी, है ना। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सेकेंड है, उसमें कितने हैं एलिमेंट्स, n है। दूसरी सेट में n एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितनी हो जाए, टू द पावर n हो जाएगी। और एक कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो पहले सेट में आए हुए सबसेटों की जो संख्या है ना, वो क्या है, दूसरे सेट के समस्त सबसेटों की संख्या से कितनी अधिक है, 56 अधिक है। देखा आपने डियर फ्रेंड्स, ऐसे ये दिया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। जरा देखिए, और वी कैन राइट देयर इन दिस फॉर्म, टू द पावर m माइनस टू द पावर n इक्वल टू 56, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि टू द पावर, इसमें जो m है इसको मैं इससे क्या करने वाला हूं, सॉरी, टू द पावर जो इसमें n है उसको मैं इससे क्या करता हूं, कॉमन सेलेक्ट करता हूं। तो इसकी पावर हो जाएगी टू द पावर m माइनस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और जो अभी ये 56 है ना,
ये जो राइट साइड में 56 लिखा हो इसको भी आप क्या करिए कि कुछ इसी प्रकार से इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैं इसको अभी कन्वर्ट कर दूं 8 इंटू 7, तो जो 8 है उस 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स के अंतर्गत इसको मैं लिख सकता हूँ 2 द पावर 3, और जो 7 लिखा है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 2 द पावर 3 ऐसे करके, और ये जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 2 द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ सकता है, 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अब क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर बोथ साइड। जब हम कंपेयर करते हैं इसकी, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से क्या प्राप्त कर पाएंगे कि 2 द पावर n इक्वल टू व्हाट, 2 द पावर 3 ऐसे हो जाएगा। और सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम कर पाएंगे इस तरह की 2 द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 द पावर 3 माइनस 1, इस तरीके से। तो निश्चित रूप से इन दोनों की मदद से हमें क्या प्राप्त होगा, n इक्वल टू 3, है कि नहीं। और यहां से जब हम सेट कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस n, और n की वैल्यू जब यहाँ से 3 पुट कर देंगे इसमें, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो देखा डियर फ्रेंड्स आपने कि जो m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इस दिए गए 4 अल्टरनेट आंसर में कौन सा आंसर आपके लिए सेट बैठता है, आप देख पा रहे हैं, नहीं है, बल्कि इसको आप देखिए, यही वाला इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आपने देखा अभी इस क्वेश्चन में जैसा भी दिया गया था हमने वैसा भी सॉल्यूशन आपके लिए देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने इस प्रकार से रिलेशन को सेट किया और कंपेरिजन करवा दिया दोनों तरफ। कंपेयरिंग जब हम करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि n इक्वल टू 3 है एंड m इक्वल टू सॉल्व करने के पश्चात कितना आएगा, 6 आएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये आपका आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि किसी न किसी सेट में डेफिनेटली पूछा गया है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज ए डैश। हमने थियरी में पहले से पढ़ा है कि यदि एक ए कोई सेट हो और इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश से, है ना। देन ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू किसके किसके होगा, इसके 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 किसके होगा। तो वैसे भी आपको पता है ना कि जब हम इसमें यूज करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन सेट, तो उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि बाई डी मॉर्गन्स लॉ, जब आप डी मॉर्गन्स लॉ में जाते हैं तो ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, एन होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप इसमें सेलेक्ट कर लिए कौन सा आंसर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, सी वाला। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा इसका। तो इसलिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ना डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते हैं यदि आप उस रिजल्ट्स का बढ़िया से लर्न किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम है ना उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसी सेट में पूछा गया है। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लेंदी तो है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स ऑन सेट थियरी पर होते हैं यदि उसको लर्न करते हैं तो उसके यूज से इसको हम डेफिनेटली इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। या तो जो एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम है उसकी सहायता से भी हम बहुत इजीली इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जरा इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है ये। ऑफ द नंबर्स ऑफ द 3 एथलेटिक्स टीम इन अ स्कूल, एक स्कूल में 3 जो एथलेटिक्स टीम को सिलेक्ट किया गया, इसमें 21 और इन द क्रिकेट टीम, 21 लोग जो हैं वो क्रिकेट टीम में हैं, 26 और इन द हॉकी टीम, 26 लोग एक हॉकी टीम में हैं,
एंड 29 और इन द फुटबॉल टीम, और 29 जो लोग हैं वो किसमें है, फुटबॉल टीम में है ना डियर फ्रेंड्स। बोल रहा है अमंग दम, उनमें से जो 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट दोनों खेल को खेलने वाले 14 हैं व्यक्ति, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, जबकि 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, और 12 लोग उसमें क्या खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बट इसमें यह भी दिया है कि 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, लेकिन 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों गेम्स को खेल सकते हैं, वो खेलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द, देख रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक्स टीम इज, बोल रहा है कि जो तीनों टीमों में खेलने वाले सदस्य हैं कुल कितने हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिसको हमने दिया था कि आप पिछली वीडियो में जाइए, उसमें आप देखिए और उसको लर्न करिए, उससे ये आंसर आपका जल्दी से निकल पाएगा। जैसे क्या है ना कि इसमें जो 21 क्या है, इसमें उन खिलाड़ियों का यह एक नंबर है जो क्या खेलते हैं, एक क्रिकेट टीम में है। तो कुल मिलाकर मैं एनसी जो कॉर्डिनल नंबर है, एनसी से क्रिकेट टीम को संबोधित कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मीन्स एनसी इक्वल टू हो जाएगा 21, है कि नहीं। 26 आर इन द हॉकी टीम, और NH से लिख देता हूँ मैं हॉकी टीम, और इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ 26 से। एंड फ्रेंड्स, जो 29 है वो फुटबॉल में है, तो इसको NF से डिनोट कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ 20, है ना। अब जरा नेक्स्ट देखिए, 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, तो जो 14 प्लेयर ऐसे हैं जो कि किसमें है, हॉकी एंड क्रिकेट दोनों में है, तो मैं लिख सकता हूं कि N क्या, हॉकी, हॉकी मीन्स H और क्रिकेट मीन्स C, मीन्स H और C दोनों में जो कॉमन हैं वो कितने लोग हैं, 14 लोग। और डियर फ्रेंड्स, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो NH इंटरसेक्शन F इक्वल टू कितना, 15, एंड 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो NF इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 12। एंड फिर देखिए 8 प्लेयर्स कैसे हैं, जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम यही लिख सकते हैं ना कि N क्या हो जाएगा, क्रिकेट है कि नहीं, इंटरसेक्शन हॉकी, इंटरसेक्शन किसका, फुटबॉल के साथ, ये कितने हैं, 8 हैं, याद रखिए, इसको आप बढ़िया से जानते हैं। तो यदि डियर फ्रेंड्स इन सभी का हम यूज जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में एक साथ कर लें, तो आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने लोग एथलेटिक्स हैं जो तीनों टीमों में, उनकी नंबर्स क्या है ऐसे सदस्यों की, तो हम उसको लिखना चाहते हैं, इसका मतलब हमसे पूछना चाहता है यान क्रिकेट टीम में है कि नहीं, हॉकी टीम में, फुटबॉल टीम में, कुल मिलाकर यही होगा उनका यूनियन। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सीखे हैं क्या, NC प्लस क्या होता है, नेक्स्ट वाला बोलिए, AB, यदि ABC 3 समुच्चय थे फाइनाइट के, तो उनके बीच रिलेशन कुछ ऐसे लिया गया था, उसको आप लर्न कर रहे होंगे या कर लिए होंगे, तो उसको लिखेंगे NH यहाँ पर, NF 3 सेट हो गए। अब क्या है, माइनस, इसको देखिए बारी बारी करते चले, NH इंटरसेक्शन C माइनस NH इंटरसेक्शन F माइनस NF इंटरसेक्शन C, और जो ये है ये तीनों में कॉमन है, तो प्लस कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे कि NC इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F से। अब इस पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए रखे, तो NC मीन्स व्हाट, 21 लोग क्रिकेट टीम, NH 26 लोग हॉकी में, NF फुटबॉल में 29, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, -14 हो जाएगा, इसको कितना -15, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और लास्ट में जो 8 प्लेयर्स है तीनों में कॉमन है। अब इसको फटाफट क्या करिए आप सॉल्व कर दीजिए, तो 8 9 8 17, 17 3 20 3 23, 23 1 24 हो गया, और फिर उसके बाद 2 2 4 2 6 है ना, 6 और 2 8 हो गया।
माइनस नेगेटिव वालों को एक साथ कर लीजिए, 5 2 7 7 4 11, 2 3 1 4। अब आप इसको माइनस में करने कितना आएगा 43। तो इसका मतलब ये है कि 43 ऐसे मेंबर्स हैं जो उस 3 एथलेटिक टीम्स में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, जो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी है ना, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। यदि आप इसको और भी इजी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम पर जाइए, वहां से आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं उसको भी आपके लिए समझाने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कि इससे बेटर वह लगे आपको, उससे भी यही आंसर आएगा। देखिए जरा, सपोज करिए यहां पर डियर फ्रेंड्स 3 ऐसे सेट्स लिए जाएं, है कि नहीं। और ये जो फर्स्ट सेट है ना, मैं इसको क्रिकेट के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मतलब ये है किसके लिए, सी के लिए, है ना। और दूसरे को किसके लिए, हॉकी के लिए। और इस वाले पार्ट को किसके लिए, फुटबॉल के लिए सेट कर देता हूं। तो आप ये बताइए कि जो क्रिकेट टीम है, इस क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स हैं, 21 है ना। हॉकी टीम में कितने हैं भाई, हॉकी टीम में 26 हैं। और 29 किसमें है, फुटबॉल में है। यही है। जरा देखिए, बहुत जल्दी से आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा इजी वे में। और इन तीनों में जो कॉमन रीजन है, कॉमन क्षेत्र है, यही वाला है ना। ये क्षेत्र ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो डियर फ्रेंड्स, यही है कौन, 8 प्ले। 8 लोग जो हैं वो तीनों गेम में खेलते हैं। तो अगर मैं इसमें 8 लिख देता हूं तो इससे इन पता चलता है कि 8 लोग तीनों में हो गए, करेक्ट। अब बात ये आती है कि आखिर ये जो क्षेत्र ऊपर वाला इतना बचा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक क्रिकेट और हॉकी दोनों में कॉमन है, यहां से यहां तक, है ना। अब लेकिन ये कॉमन कितने लोग हैं, देखिए जरा, यहां से यहां तक क्रिकेट और हॉकी में कॉमन कितने लोग हैं, क्रिकेट और हॉकी में कॉमन लोग 14 लोग हैं। और 14 में जब ये लोग हैं तो ऊपर कितना हो गया, 14 में से 8 को हटा दीजिए आप, कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा ना, है कि नहीं। और नीचे वाले पार्ट में आ जाइए या इस तरफ चलिए, हॉकी और फुटबॉल में कितने लोग कॉमन हैं, हॉकी एंड फुटबॉल में 15 है। और 15 में 8 लोग इतने हैं पहले से, तो कितने लोग बचे, 7 लोग, करेक्ट। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे का मतलब है कि क्रिकेट और फुटबॉल में देखते हैं ये दोनों का क्षेत्र कॉमन इतना बड़ा है, और इतने में 8 पहले से हैं, तो इतना कितने लोग हैं, तो कुल मिलाकर इन दोनों में कॉमन 12 लोग हैं। 12 में 8 लोग हैं, तो ये कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। अब क्या है कि जरा सेट करिए, 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 14 है और 4 कितना हो गया, 18। अब इसका मतलब है कि 21 में 18 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कितने लोग एकदम खाली हैं, 3 ही लोग हुए ना भाई। आप देखिए, 21 में से जब इस 18 को हटा देंगे कितना प्राप्त करेंगे, 3। और इधर आइए, 26 लोगों की क्या हाल है, 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 और 7 कितना होता है, 21। कितने, 21 ना। तो इस 26 में से जब आप 21 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त कर पाएंगे, बताइए, 5 हो गए ना। तो इसमें कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉकी के 5। और अब देखिए, इसमें फुटबॉल में 29 लोग हैं, तो 8 और 4 12, और 12 और 7 कितना होता है, 19। तो अब यदि आप इनमें से 19 माइनस करते तो कितना बचेगा, बोलिए कितना बचेगा, 10, है कि नहीं, 10 हो गया। तो इस 29 में 10 लोग ये भी ऐसे मुक्त हैं। तो अब जब हमें टोटल मेंबर्स चाहिए ना, कितने चाहिए, टोटल मेंबर्स। तो डियर फ्रेंड्स, क्या करिए कि अब बारी बारी से सबको ऐड कर दीजिए आपस में, और कॉमन जो प्लेयर्स गेम खेलते हैं उनको भी ऐड कर लीजिए। तो जरा शुरू करिए, 3 करने शुरू करिए, 3, ठीक है। फिर कितना रहेगा, 3, उसके बाद कितना है, 6, फिर कितना है, 5, फिर कितना है, 7, फिर कितना है, 10, फिर कितना है, 4, और 8 लोग दोनों में क्या है, कॉमन है। सबको ऐड करिए, 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 10, देख रहे हैं, 31, 31 4 कितना हो गया, 35, और 35 5 40, 40 3 कितना हो गया, 43।
बताइए क्या आंसर आया। जो आंसर मैंने इससे कैलकुलेट किया था वही आंसर कैसे याद कर लिया, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ वेन डायग्राम से। ये भी इजीली वे में आ गया आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, आप यदि कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम से भी इसका आंसर आप इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपने मेरे द्वारा बताए हुए नियम का अच्छे से पालन किया होगा, अच्छे से स्टडी की होगी, सीख लिया होगा, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है हमारे इस कलेक्शन में, तो चलते हैं उसको लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी बोल रहा है कि दो सेट्स ए और बी के लिए देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल बैठता है। वैसे भी हम इसको आसानी से जानते हैं, इसके विषय में ये क्या है, यह एक सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स है, बट इसका एक भी रिलेशन यहाँ पर सिमेट्रिकल डिफरेंस का नहीं लिखा है। तो अब क्या है, अब इसका अर्थ ये होता है कि हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर चलते हैं जिसको हमने सीखा था। तो डियर फ्रेंड्स, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए पर यदि इसको सेट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है, देख पा रहे हैं आप, ए माइनस बी यूनियन किसके साथ है, ए के साथ। ये जो है इसके लिए इसका रिलेशन सेटअप नहीं है। सेकंड पर चलते हैं, अभी बी माइनस ए दिया है और यूनियन बी के साथ है, जब इसके साथ फॉर्मूले पर इसको वेस्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सही से रिलेट नहीं हो पाएगा। थर्ड पर चलते हैं, अब इसको देखिए, ए यूनियन बी जब इसके साथ करेंगे तो आएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, मतलब डिफरेंस किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इस दिए गए रिलेशन का 100% इक्वल रिजल्ट होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसके अकॉर्डिंग ये है एकदम इसका करेक्ट आंसर। और ये जो आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने क्या किया है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन, बट यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर इंटरसेक्शन, इसलिए रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं इसमें से किस प्रकार का हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स, यहाँ पर भी है एक्स और वाई दो सेट्स हैं, और देन हमसे पूछ रहा है कि तब ये जो रिलेशन है ना किसके इक्वल हो जाएगा। तो हम उसको जरा देखने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए दिया है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स का होल डैश। यदि हम इसको क्या करते हैं, इसको बाय द लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स उसके अकॉर्डिंग हम इसको यदि इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखने का प्रयास करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन, अब देख पा रहे हैं इसको, आप इसको जानते हैं क्या है, वाई डैश एंड इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स डैश, है ना डियर फ्रेंड्स। अब इस पर आप यदि रूल अपना अप्लाई कर देंगे तो निश्चित रूप से यह आपको पता चल जाएगा। देख पा रहे हैं आप कि इसमें इंटरसेक्शन ए भी इंटरसेक्शन, जब हम इसमें इंटरसेक्शन का एक एसोसिएटिव लॉ इसमें यदि हम क्या कर दें, एडजस्ट कर दें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर इनका एक दूसरे के साथ क्या सेटअप है। तो जब मैं आपको इस तरीके से सेटअप करवा दूं तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ अभी बताया मैंने किसके, एसोसिएशन में, तो इसको इसके भी साथ लिख सकता हूँ, इसको छोड़कर, हमने पहले सीखा हुआ है। तो यदि मैं इसको लिख दूं एक्स इंटरसेक्शन, क्या हो गया ये एक्स डैश, और इसके बाद इसका इंटरसेक्शन लगा देता हूं किसके साथ, वाई डैश के साथ। अब ये बताइए कि एक्स और एक्स डैश का इंटरसेक्शन क्या होता है। आपको पता है कि एक्स और एक्स डैश में एक भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं मिलेगा जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो डियर फ्रेंड्स, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, उसको आप बोलेंगे ना, वो तो फाई हो गया। और फाई का जब हम वाई डैश के साथ क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन अगेन, तो एक भी सदस्य हमको कॉमन नहीं मिलेगा, जिससे इस दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सी वाला ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या मिलने वाला है, फाई मिलने वाला है। तो इसलिए इसका जो आंसर सी है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन नंबर 5। डियर फ्रेंड्स,
चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। लेट ए बी एंड सी विद 3 सेट्स। यहां पर भी कह रहा है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं। देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज इक्वल टू। यदि आप इसको इसकी सहायता से समझने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली इसका भी आंसर आप दे पाएंगे। बट यहाँ पर जो है ए बी और बी ए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए बी, उसके साथ साथ सी भी है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस की साइन है, मीन्स डिफरेंस है। तो ए माइनस बी और इंटरसेक्शन क्या दिया है, ए माइनस सी। तो यदि हम इनमें से एक बार जो क्या करते हैं, उनका डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हमने सीखा था कि ये किसके इक्वल होता है। तो हम इसको देखते हुए जाएंगे, ये पालन नहीं करता इसका, ये पालन इसका नहीं करता, ये ऑलरेडी यहाँ इंटरसेक्शन है तो निश्चित रूप से यूनियन होना चाहिए। ये इसका पालन नहीं करता, यहाँ दोनों यूनियन है जबकि एसोसिएशन में है, ये बिल्कुल पालन नहीं करता है। इस पर जाते हैं, यहाँ पे तो यूनियन है बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है कि यहाँ पर डिफरेंस कर दिया गया और उसके साथ यूनियन किया गया, ये भी इसका पालन नहीं करता है। बट इस पर अब जब आप जाएंगे तो आपको लगने लगा कि लगता है कि ए माइनस बी है कि नहीं। अब ये यूनियन है तो इसको क्या कन्वर्ट कर देता है वो इंटरसेक्शन में, और ए के साथ कौन आ जाएगा, माइनस सी। तो ये क्या है ना कि जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो इसके इक्वल है। तो डियर फ्रेंड्स यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ना डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट अंदर क्वेश्चन पर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो यूपी टीजीटी मैथ्स के किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली पूछा गया होगा। देखते हैं, फॉर 3 सेट्स ए बी सी, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो बोल रहा है ना कि यदि 3 सेट्स दिए गए हों और इनके लिए जो ये स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं इनमें से कौन करेक्ट होगा। तो करेक्ट चलते हैं, चेक करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ए यूनियन बी मीन्स ए और बी जो सेट्स हैं इनके अवयवों को आपस में क्या कर दिया गया, सम्मिलन करवा दिया गया इनका। और वो बोल रहा है कि ए यूनियन सी के क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ए और बी के सदस्य दोनों विद्यमान हैं और यहाँ क्या है, ए यूनियन सी के साथ विद्यमान है। तो अब कह रहा है कि बी जो है वो सी के इक्वल है। हम कैसे कह सकते हैं कि बी और सी आपस में क्या है, इक्वल। सिर्फ और सिर्फ इनके यूनियन से कंफर्म नहीं होता है कि बी और सी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, कभी हम नहीं मान सकते। यहाँ देखिए ये इंटरसेक्शन भी है और फिर से यहीं पर लगा दिया कि ए भी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन, फिर वही बात यहाँ गई। तो हम सिर्फ और सिर्फ केवल मतलब कहने का अर्थ है कि इंटरसेक्शन से भी हम बी और सी को एक दूसरे के इक्वल नहीं कह सकते हैं। थर्ड पर चलते हैं। अब ये लिखा है कि ए अपॉन बी ए, ये जो है ना ये तो बिल्कुल ही पालन नहीं करता है एक सेट के लिए। अब चेक करते हैं डी को। अब लिखा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। आप देख पा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि ए और बी के जो सेट्स इस सेट्स में आए हुए जो एलिमेंट है उनका यहाँ पर सम्मिलन और ए और सी के साथ जो इनका सम्मिलन, ए एक दूसरे के इक्वल है और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी और ये इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। मतलब दोनों रूल जो है एक ही साथ क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है दोनों के लिए, इंटरसेक्शन के साथ साथ यूनियन भी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट किसके साथ है, सी। क्यों, क्योंकि ए के साथ बी का जो सम्मिलन है वो ए के साथ सी के सम्मिलन के इक्वल है ना। बट इसके साथ ही साथ जो ए और बी में उभयनिष्ठ सदस्य हैं वही ए और सी के सदस्य, ए और सी के समुच्चय जो हैं उनके सदस्य जो उभयनिष्ठ हैं उसके इक्वल हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये है कि जो यहाँ पर बी और सी हैं ये दोनों कैसे सेट्स होंगे, इन दोनों रूल का पालन करते हुए दोनों आपस में एक इक्वल सेट दिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में जो इसमें डी नंबर का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि दोनों रूल को अप्लाई करने के पश्चात में पता चलता है, कंफर्म हो जाता है। आप यदि ए बी सी 3 सेट लेकर आप क्या कर लेंगे, खुद से इसका ट्रायल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि किस ढंग से पूछा गया उस पर हम विचार करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ P एंड Q बी द 2 सेट्स दैट सच दैट क्या दिया है,
P यूनियन Q इक्वल टू P, देन P इंटरसेक्शन Q विल बी, क्या होगा? कह रहा कि P और Q दो ऐसे सेट्स हैं, जैसे कि P और Q का जो यूनियन है वो P के इक्वल है, तो P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएगा? P होगा, Q होगा, फाई होगा कि नन ऑफ दीज होगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन में देंगे कि इफ P एंड Q, क्या है? P एंड Q बी द टू सेट्स गिवन एज क्या गिवन एज कि P और U का जो P और Q का जो यूनियन है वो किसके इक्वल है? P के इक्वल है कि नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें किसका यूज करते हैं, वेन डायग्राम का, अकॉर्डिंग टू, अभी हम सेट कर लेते हैं इसको वेन डायग्राम से। कैसे? क्यों मैं करने वाला हूं इसको और भी क्लियर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, जैसे सपोज करिए कि इसमें इसका अर्थ ये है कि एक यह जो सर्कल है वो सेट P को रिप्रेजेंट करता है, P के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और P के अंदर कौन होगा? Q होगा। तो अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, इससे हम समझते हैं कि क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ Q है, एलिमेंट्स ऑफ Q, इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं ना, ये P ही आया है, तो इसका मतलब क्या है? P यूनियन Q इक्वल टू P है। तो हम क्या समझते हैं इससे? हम ये समझते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ जो Q है ना, क्या है वो? बिलोंग्स टू P, मीन्स जो Q के एलिमेंट्स है ना वो सब के सब कहाँ सम्मिलित है? P में सम्मिलित है कि नहीं है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसमें ये सम्मिलित हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? बताइए, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया कि P इंटरसेक्शन Q, मीन्स P इंटरसेक्शन Q का मतलब क्या है कि इसका अर्थ ये हो गया ऑल दैट एलिमेंट्स क्या है? ऑल दैट्स, वो सभी एलिमेंट्स, कौन कौन? जो लोग क्या है कि P और Q में कॉमन है। ऑल दैट्स एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट्स P एंड Q। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन? जो P और Q में कॉमन है। तो आपको पता चल गया होगा कि जितने एलिमेंट P के हैं वो सब कहाँ विद्यमान है? P में विद्यमान है। तो हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सच दैट P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू क्या आएगा? Q ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि P और Q बी द टू सेट्स गिवन एज, मतलब P और Q ऐसे सेट्स हैं जिनका जो यूनियन है P के इक्वल है। अगर इसको हम यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो हम इसका सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल। अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, इसका अर्थ ये होता है इसके अकॉर्डिंग कि एलिमेंट्स ऑफ Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू P में सभी लोग क्या हैं? विद्यमान हैं, सम्मिलित हैं। इसका मतलब अब तुरंत पता चल गया है कि P इंटरसेक्शन Q अर्थात ऑल दैट्स एलिमेंट्स, वो सभी सदस्य विच और कॉमन इन सेट्स P एंड Q, जो P और Q में क्या है? कॉमन है। तो बताइए P में ही तो Q इसमें विद्यमान है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि P और Q का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो किसके इक्वल होगा? Q के। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये दिया गया जो क्वेश्चन है काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम अपने स्वेच्छा से क्या करते हैं? सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक जो
क्या है कि एक यहाँ पर जो पी सेट्स है इसको लिखता हूं मैं 1 2 3 अपने से, और क्यू को यदि मैं लिखता हूं कि 3 4 5। अब क्या है, इनकी मदद से इस दिए गए रिलेशन को समझने का प्रयास हम करते हैं, देखते हैं कहाँ पे पहुंचते हैं। तो P इक्वल टू 1 2 3, तो आपको पता लग गया होगा कि P माइनस क्यू मतलब P का किसके साथ डिफरेंस, Q के साथ, है ना। इसका यूनियन किसके साथ, इसके साथ Q का डिफरेंस P के साथ, और जो यूनियन है किसका, P के साथ इंटरसेक्शन Q का। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम चेक करते हैं। तो P का डिफरेंस Q के साथ, जब हम इसमें से 3 वाले एलिमेंट्स को निकाल दें कितना बचेगा, 1 एंड 2 बचेगा। ये हो गया। इसका यूनियन किसके साथ लेते हैं, Q माइनस P। तो यदि आप इसको इसमें से क्या करते हैं, 3 ओनली 3 ही जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 5। फिर उसके बाद यूनियन लेते हैं किसका, P इंटरसेक्शन Q। तो P और Q का इंटरसेक्शन कितना देख पा रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ 3। और सबका जब एक दूसरे के साथ सम्मिलन करवाएंगे ना तो क्या प्राप्त कर पाएंगे, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो 1 2 देख पा रहे हैं, 1 2, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 4 5, फिर इसका किसके साथ, 3 के साथ। तो इस सबका एक साथ कर पाएंगे, कितना प्राप्त हो पाएगा आपको, कौन सा सेट प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5। अब आप देख पा रहे हैं ये किसके इक्वल आया है, ये किसके इक्वल आया है, क्या ओनली P के इक्वल आया, ये नहीं ना, रॉन्ग। क्या ओनली Q के Q वाले सेट के इक्वल आया, नहीं ना। क्या P और Q का इंटरसेक्शन के इक्वल आया, नहीं ना। लेकिन जो P यूनियन Q लिखा है ना, P यूनियन Q मीन्स P और Q के जो एलिमेंट्स हैं इनका जब हम सम्मिलन करवा देंगे तो बताइए यही ना हम प्राप्त कर पाएंगे, क्या 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही इसका राइट आंसर है ना। देखा आपने, इजीली वे में हमने इसको कर दिखाया आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर। द सबसेट ऑफ द सेट, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्लीज पे अटेंशन। द सबसेट ऑफ द सेट दिस विल बी, कह रहा है कि एक जो सेट दिया गया है ना, सपोज करिए एक सेट ए है और ये कुछ इस ढंग का है, तो ये कह रहा है कि इस सेट के जो सबसेट हैं वो इनमें से कौन होंगे, है ना। तो आप इसको यह देखकर मत कह दीजिएगा कि यह एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, माने रिक्त समुच्चय। बिल्कुल रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय के साइन को आप जानते हो ऐसे दिखाया जाता है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एक बिंदु भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर तो 0 है। इसका मतलब ये सिंगलटन सेट हुआ ना, जिसमें एक सदस्य विद्यमान है, वो कैसा हो गया, एक सिंगलटन सेट। तो आप जानते हैं जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट होता है, मतलब सब किसी भी सेट के उप समुच्चयों की जो संख्या होती है ना, तो आप क्या जानते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए, सपोज करिए ए एक सेट है, तो जब इसके सबसेट की बात करें तो क्या होगा, वो 2 की पावर n से डिनोट करेंगे, नहीं करेंगे। और आप देख पा रहे हैं इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एक मानेंगे आप ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 है, जब यहाँ पे हम 2 द पावर 1 लिखेंगे तो क्या रिजल्ट पाएंगे, 2। इसका अर्थ ये है कि इस दिए गए सेट के जो सबसेट हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो अब कहने का अर्थ है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो पहले डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं ना कि सबसेट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि किसी समुच्चय का उप समुच्चय जो एक रिक्त समुच्चय होता है वो निश्चित होता है, मतलब फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तो इसका मतलब है कि 2 होंगे, तो ये तो इसमें एक ही है, कट हो गया। ये यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये भी एक कट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 है तो ये भी कट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम जान गए हैं सिर्फ कितने होंगे, 2 ही उप समुच्चय बनेंगे। तो इसमें देखिए ये जो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अकेला सदस्य है, तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होगा एक तो ये होगा ही होगा, लेकिन इसका एक उप समुच्चय फाई भी होगा, तो यही ना करेक्ट आंसर माना जाएगा थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का ये 100% जो होगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा।
डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इन दिस क्वेश्चन, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाई कार। इसमें बोल रहा है ना कि एक शहर के जो आबादी है शहर की, उसमें 20% लोग किससे ट्रेवलिंग करते हैं? कार से। मीन्स कार से आना जाना उनका होता है, यात्रा करना होता है। जबकि 50% ट्रेवल बाई बस। वहां की 50% आबादी जो है ना, वो एक बस से ट्रेवलिंग करती है। एंड 10% ट्रेवल बाई बोथ, देख रहे हैं, बोथ कार एंड बस। मतलब 10% ऐसी आबादी है जो कार और बस दोनों से यात्रा तय करती है। तो बोल रहा है देन पर्सन्स, ऐसे व्यक्तियों को बताइए, उनकी संख्या को बताइए, ट्रेवलिंग बाई कार एंड बस, जो दोनों से क्या करते हैं? क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूं कि इफ वी डिनोट एनसी, एनसी मीन्स व्हाट? एनसी मीन्स ये हो गया 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपुल क्या करते हैं? ट्रेवलिंग बाई, इससे ट्रेवलिंग बाई कार। तो इसको एनसी से मैं डिनोट कर दिया तो कितना हो गया? 20%। देखिए ऐसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आप लाएंगे। एनसी इक्वल टू कितना हो गया? 20%। ये एनसी क्या है? एनसी है कि जो ऐसी पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या करती है? ट्रेवल बाई कार से करती है। और 50% ट्रेवल बाई कैसे करते हैं? बाई बस। तो इसको मैं लिखता हूं कि एनबी, मतलब बस से यात्रा करने वाली पॉपुलेशन कितनी है? 50% है। एंड 10% जो है ट्रेवल बोथ एंड कार से दोनों है। इसका अर्थ ये है कि समुच्चय के अंतर्गत इसको लिखा जाएगा एन क्या? सी इंटरसेक्शन बी। ये कितना है? 10%। तो हमें फाइंड आउट करना है कार और बस दोनों से यात्रा तय करने वाले। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिखना चाहते हैं, इसका मतलब हो गया देयरफॉर एन सी यूनियन बी, दोनों को मिल करके कितना आएगा? तो आएगा यहाँ एन सी प्लस एन बी। कहाँ से? मैं कहा था कि ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन जो बेस्ड जो सेट थियरी पर हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके इक्वल इतना प्लस इतना माइनस कितना हो जाएगा? एन सी इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा? रिजल्ट देखिए, एन सी इक्वल टू वॉट? एन सी इक्वल टू 20%, है ना? कितना? 20%। और इसको ये कितना है? 50%। और ये कितना है? 10%। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 20 प्लस 50 कितना हो गया? 70 माइनस 10 इक्वल कितना आएगा? 60। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितने परसेंट? 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो कार अथवा बस से क्या करते हैं? क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो यही क्वेश्चन का जो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कितने परसेंट? 60%। डियर फ्रेंड्स, देखिए जरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिस कलेक्शन में सम्मिलित है। हियर इज गिवन द सेट x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर माइनस एस लेस देन 115 कैन ऑल्सो बी। कह रहा है कि ये जो एक सेट दिया है ना, ये और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, लिखा है x बिलोंग्स टू z सच दैट x की वैल्यू जो है ना -11 टू 10। इसमें लिखा है कि x की वैल्यू -10 टू +10। इसमें लिखा है कि x यदि पूर्णांक हो, कैसा हो कि x की वैल्यू मतलब उस पूर्णांक की वैल्यू -10 टू +11। एंड इसमें लिखा है x की वैल्यू -11 टू +11। देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा गया है मीन्स सिंस x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115 मीन्स यह एक इनइक्वलिटी है। तो इस इनइक्वलिटी को हम ऐसे ही जरा सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115 लेस देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? नहीं, लेस देन 0। तो ये क्या करता है? ये हमको क्या करता है? विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई करवाएगा? विच इज satisfied the condition
कौन सी कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई करवाएगा? ये जो इनइक्वालिटी लिखी गई है, ये लिखी गई है कि जो इसमें आप देख पा रहे हैं ना, जो x की वैल्यू होगी वो -10 से क्या होगी? बड़ी होगी, अथवा -10 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें -10 रखते हैं तो क्या प्राप्त कर पाएंगे? 10 का, हाँ 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? +10, है कि नहीं? -115। इसको आप देखिए, यदि आप इसको ऐड कर देते तो कितना आएगा? 110, और माइनस कितना आएगा? 115 है, तो निश्चित रूप से कितना प्राप्त कर पाएंगे आप? -5। बताइए, -5 जो है 0 से लेस देन है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये इसके लिए सेटिस्फाई है, और कितना भी x की वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई हो, बट वो किसके इक्वल जा सकती है? 11 के इक्वल जा सकती है, अथवा उससे छोटी हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी को जो हमने सॉल्व किया, तो हम इसको देख पा रहे हैं कि विच इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई? द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये चल पा रहा है। मीन्स दिस इज इम्प्लाइज दैट क्या? -10 to 11 इस क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आप सेट कर पा रहे हैं। देखिए, ये दिया है x की वैल्यू -11 to 10, है कि नहीं? जबकि हमारे में क्या है? -10 to 11। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं लिखा जा सकता इसको इस तरह से। -10 to 10 ये भी नहीं लिखा जा सकता। ये देख पा रहे हैं, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो मतलब ये वाला जो है इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जो इस दिए गए कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना ऐसे ही सेटिस्फाई पर करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन ए सर्वे शोज दैट, देख पा रहे हैं, ए सर्वे शो दैट 63% इंडियन लाइक कॉफी वेयर एज 76% लाइक टी। कह रहा है कि एक सर्वे जब किया गया तो उसमें 63% जो लोग हैं ना वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, जबकि उसमें 76% लोग टी को पसंद करते हैं। बोल रहा है इफ x% ऑफ द इंडियन लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। कह रहा है कि x% ऐसे लोग जो है ना जो कॉफ़ी एंड टी दोनों को पसंद करते हैं, तो देन x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? यही ना पूछ रहा हमसे। तो कहने का अर्थ ये है कि इसको यदि मैं एक वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करूं, तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सपोज करिए ये रिप्रेजेंट करता है इसको कि कॉफी को। मीन्स ये कॉफी को पसंद करता है, तो कॉफी को पसंद करने वाले कितने परसेंट लोग हैं भाई? 63% लोग, है ना। और यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि नहीं ये तो टी वाले हैं, तो टी वाले कितने हैं? 76% लोग। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो रीजन है वो कौन सा क्षेत्र है? वो ही कौन सा है? x%। मीन्स n। यदि कॉफी वालों को मैं c से रिप्रेजेंट कर दूं और टी वालों को यहाँ t से, तो n c इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू कितना है? x%, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर चाहे कॉफी की बात करें चाहे टी की बात करें, जो टोटल परसेंट कहा जाएगा वो कितना? 100% होता है। तो हम जानते हैं कि सिंस एन सी यूनियन टी कितना मानेंगे उसको? सपोज करेंगे ये है 100%, है कि नहीं। और तो और क्या है? एंड यहाँ पर जो एन सी है उसको कहेंगे 63%। एन टी जो है वो कितना है? वो है 76%। और तो और जो ये वाला पार्ट है उसके साथ तो यही तो दिया है, यही तो गिवन दैट है। तो हम जानते हैं सिंस, क्या जानते हैं? जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो लिखेंगे एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, लिखेंगे एन सी प्लस एन टी माइनस, इसको लिख देंगे एन सी यूनियन टी के साथ। अब हम यदि वैल्यू फाइंड इसमें पुट कर दें तो x% इक्वल टू व्हाट? एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन सी 63% और प्लस 76 और माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो इसमें यदि हम सेटअप कर पाए रख कर, तो हमको लगेगा ना कि कितना हो जाएगा? 9 39 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 39। आपको अभी पता चल गया कि इसमें से कौन से x की वैल्यू को सेटअप कर जो रिप्रेजेंट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, किसको करता है? फर्स्ट ऑप्शन को, x इक्वल टू कितना? 39।
9। तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, इस दिए गए क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड px बी द पावर सेट ऑफ x। जरा ध्यान दीजिए, x एक ऐसा सेट है जो कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, अरिक्त समुच्चय है, जबकि इसमें px बी द पावर सेट, जो px है ना वो आप पहले से जानते हैं कि px क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सेट के पावर, सेट मीन्स घात समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो बोल रहा है ये बाइनरी कंपोजिशन स्टार पर, कहां पर, जो बाइनरी कंपोजिशन स्टार है किस पर, ऑन px मीन्स उसके पावर सेट पर यदि अप्लाई किया जाए, जैसे इस डिफाइंड, उसको डिफाइंड किया गया है जैसे कि a स्टार b इक्वल टू लिखा है a माइनस बी, मीन्स a और b का डिफरेंस यूनियन b और a का डिफरेंस, जहां की फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू px, जो इसमें a और b लिए गए हैं ना वो px के क्या हैं, पावर सेट के सदस्य हैं। तो हमसे कह रहा है कि तब क्या करिए, द इनवर्स ऑफ a, तो कह रहा है कि जो इसमें a और b पावर सेट का एक एलिमेंट है उसमें a का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, है कि नहीं डियर फ्रेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंस a स्टार b, चूंकि जो a स्टार b है ना वो क्या है, वो px पर मीन्स एक पावर सेट पर बाइनरी कंपोजिशन है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि a किसके इक्वल है, a माइनस बी, मीन्स a और b का डिफरेंस, इसका यूनियन किसके, b माइनस a के डिफरेंस के, वेयर फॉर एवरी एलिमेंट्स a b बिलोंग्स टू px, जहां पर a b कौन है, एक पावर सेट के क्या है, एलिमेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यह क्या दिखाता है, इसको आप जरा याद करिए। जब मैं आपको एक सिमेट्रिक डिफरेंस बता रहा था, वही ना है ये, तो हम जानते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है ये, इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जब यह एक सिमेट्रिक डिफरेंस है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सच दैट जो ए इनवर्स होगा, ए का इनवर्स क्या किसके इक्वल होगा डियर फ्रेंड्स, ए के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस की गई है ए और बी के मध्य वो इसके इक्वल है, मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस सदस्य ए का जो इनवर्स होगा वो किसको इक्वल हो जाएगा, ए के। तो मीन्स ना फाई होगा, ना ए डैश इक्वल होगा, ना पी एक्स माइनस ए के, किसके इक्वल हो जाएगा, टी के। तो डियर फ्रेंड्स जो डी है ना इस दिए गए क्वेश्चंस का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं इस वीडियो में जो कलेक्शंस किया था सेट थियरी के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी टीजीटी पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए आज उसका कलेक्शन जो होता है समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप जो सेट थियरी के अंतर्गत जितनी वीडियो हमने प्रोवाइड करवाई है आपके लिए वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, और इन समस्त कलेक्शंस में से ही हमें ये उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100% सम्मिलित होंगे, हमें ऐसी आशा और उम्मीद है। तो डियर फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई उम्मीद के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।